नमस्कार, मैं रुपेंद्र कोर्राम और आप देख रहे हैं प्रतीक न्यूज। आज के हमारे खास मेहमान हैं रामचंद्र सोनवंशी जी, जो कि पेशे से शिक्षक हैं। आज उनसे हम छत्तीसगढ़ में आज एवं आज से पूर्व में किस तरह की शिक्षा नीति हुआ करती थी, इन विषयों पर और कुछ खास बिंदुओं पर इनसे चर्चा करेंगे। आइए हम उनसे मुलाकात करवाते हैं। मैं अपना परिचय बता दूं सर। मैं रामचंद्र सोनवंशी पेशा से शिक्षक हूं और वर्तमान में संकुल समन्वयक हूं ब्रजगांव विकास खंड से। और मैं पूरे छत्तीसगढ़ में संकुल समन्वय शिक्षक संघ के प्रांत उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे छत्तीसगढ़ में अपन जो शासन का गाइडलाइन आता है जो शिक्षा के क्षेत्र में, उसको हम फॉलो करते हैं और अपने के निचले स्तर के जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाएं, बच्चों को कैसे गुणवत्ता युक्त शिक्षा दें, इस पर हम शासन के गाइडलाइन के अनुसार करते हैं। और अभी वर्तमान में बस्तर संभाग के प्रभारी भी। सोनवंशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सरकारें आती है जाती हैं और वो राज्य के देश के बेहतरी के लिए शिक्षा नीति लाते हैं। क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से शिक्षकी कार्य कर रहे हैं, पहले की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है वे बताएंगे, और क्या असमानता है वो भी बताएंगे। सर जी, मैं जो शिक्षा नीति के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ 1968 में, उसके बाद 1986 में, फिर 2005 में, और अभी जो शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, तो पूर्व की तुलना में 2020 की जो शिक्षा नीति है वो बहुत ही बेहतरीन शिक्षा नीति है। परंतु वर्तमान की जो शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हमको गाइडलाइन दी जाती है, जो हमारा जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को करने में कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों के द्वारा जो जिन बच्चों के लिए अपन गुणवत्ता तैयार करना है, जिन बच्चों को हमको अच्छे राष्ट्र शिक्षा देना है जो राष्ट्र हित में हो, अपने हित में हो, तो वो शिक्षा हम इसलिए दे नहीं पाते क्योंकि एक ही टाइम में कई प्रकार की आदेशें हमको थमा जी दी जी, मैं जाती यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। सरकार ही जो है शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्य का बोझ जो देती है, जिसे शिक्षकीय कार्य को त्याग कर उन बाकी जो कार्य हैं उन पर अपना कार्य को करते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षकीय कार्य में काफी ज्यादा बाधा उत्पन्न होती है। सर देखिए, जो शिक्षा नीति है वो बहुत बढ़िया नीति है है। जी जिसमें ये कहा गया है कि शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य से मुक्त रखा जाए। जी ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। और अभी जो संकुल व्यवस्था किया गया है जी उसमें ये है, उल्लेख है कि अपने संकुल के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं वो स्कूल का अच्छे से मॉनिटरिंग करें, कौन बच्चे पीछे हैं उनको कैसे उस स्तर में लाया लाया जाए। जा सके। और ये हम अपने जितने भी संकुल केंद्र हैं उनके अंदर में ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को प्रदान करें। और इसके समय समय पर हमने बैठक रखकर प्रधान अध्यापकों को प्रशिक्षण भी देते हैं। सोनवंशी जी, लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में भी शिक्षकों के कार्यों के ऊपर और कई जगह ऐसे भी शिक्षक शिक्षिकाएं पाए जाते हैं जो कि मौके से नदारत रहते हैं। ये तो सर देखिए, ये हर स्थिति और परिस्थिति के अनुसार वहाँ के उन शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पूरे शिक्षक को इस प्रकार से कहना गलत होगा। सभी शिक्षक सही समय पर शाला में जाते हैं और अपना अध्यापन कार्य कराते हैं। हाँ, एक आध कोई ऐसे शिक्षक होते हैं जो हमारे शिक्षा विभाग में ही नहीं, पूरे विभाग में कुछ अपवाद किस्म के लोग अपवाद रहते हैं, ये मानव समाज में इस प्रकार से हो हो सकता है। सकता है। तो हम जहाँ भी बैठक जाते हैं तो मेरे मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम शिक्षक हैं तो हमको केवल शिक्षक ही कार्य कराया जाए, शिक्षक ही कार्य के अलावा गैर शिक्षक ही कार्य ना कराया जाए। जैसे अभी एक ही दिन में 3-4 आदेश आता है, एक एसडीएम का आदेश आता है, एक जिला शिक्षा अधिकारी का आता है, फिर स्वास्थ्य विभाग का आदेश आता है। तो हम कौन सा आदेश का पालन करें, जिसके कारण हम जिन बच्चों को अध्यापन कराना है, क्या है, एक शिक्षक को पूर्व तैयारी के साथ अपनी क्लास में जाना पड़ता है
और क्लास में जाते ही आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से कई प्रकार के डाके आते हैं, जो हम बच्चों के साथ जो करना है उसको छोड़कर हम दूसरा कार्य में लग जाते हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से हमारा शैक्षणिक गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ती है। तो इसके लिए सरकार को या प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि शिक्षकी कार्य प्रभावित ना हो? सर, इसके लिए सरकार को केवल एक ही चीज करना चाहिए, जो जिस विभाग में है उस विभाग का कार्य स्वतंत्र उसी विभाग को दिया जाए। हम लोग का कहीं कहीं जैसे उच्च अधिकारी के साथ बैठक होता है, तो हमने ये आवाज बार बार उच्च अधिकारी को भी अवगत कराते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि शिक्षक ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समय पे वो कार्य को करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि संकुल समन्वयक इसलिए है कि आप एक चुनिंदा पर्सन शिक्षक हैं, जो आपको हर एक्टिविटी, हर जानकारी समय पे आप लोग देते हैं। परंतु जब कभी हमारा विषम परिस्थिति होता है, उस समय सभी अधिकारी मुकर जाते हैं और कहते हैं कि आपके द्वारा गलत काम करते हैं। सर, आप ये बताइए, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम केवल अध्यापन का कार्य है, और उस बीच में जैसे वर्तमान में चल रहा है अभी अपार आईडी कार्यक्रम, जिसमें बच्चों का पूरा जानकारी उस आईडी में अपलोड करना है। उसमें उनका जो आधार कार्ड का जो नंबर है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। स्कूल की दाखिल खारिज के साथ उनका मिलान होना चाहिए, या फिर उनके जन्म प्रमाण पत्र साथ मिलान होना चाहिए। जबकि पूर्व के आदेश अनुसार जब हम दाखिल खारिज में बच्चों को प्रवेश दिलाते हैं, उस समय ये कहा जाता है कि बच्चों को किसी प्रकार की दस्तावेज ना मंगाएं, जो भी उनके पालक बताते हैं उसके अनुसार आप दाखिल कीजिए। आपने अपार कार्ड का जिक्र किया, तो अपार कार्ड बनाने से अध्यापन कर रहे छात्र छात्राओं को आगे चलकर इसका लाभ मिल सकता है? लाभ जरूर मिलेगा सर, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि उन ऐसे कोई बहुत सारे बच्चे हैं, जो 50% लगभग बच्चे हैं, जिनके पास अपार आईडी में यदि हम उनका समावेश करें तो बहुत शायद दिक्कत होता है। और हमारे सभी शिक्षक लोग इस कार्य को लगातार करते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ सर, अभी जाति प्रमाण पत्र है, जिसमें हर समय एसडीएम महोदय के द्वारा जाति प्रमाण पत्र की जानकारी हर सप्ताह मांगा जाता है और अलग अलग फॉर्मेट में मांगा जाता है, जिससे भी हमारे शिक्षक भ्रमित रहते हैं कि उनकी जाति प्रमाण पत्र यदि हम सब शासन और प्रशासन दोनों अमला को मिलाकर यदि बनाया जाए, तो एक अच्छा से शिविर लगाया जाए। उस शिविर में सभी जो जाति प्रमाण पत्र के संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी दस्तावेज और उपलब्ध रहें, बनाने वाले तो जाति प्रमाण में कोई दिक्कत नहीं आएगा। केवल शिविर के नाम से एक आयोजन किया जाता है और पटवारी को भेजा जाता है, और हम दिन भर उसी काम में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण उस दिन का भी कार्य उस दिन का कार्य बाधित होता है और शैक्षणिक गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम सभी शिक्षकों को केवल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करवाया जाए, गैर शिक्षकीय कार्य से मुक्त किया जाए, तो निश्चित रूप से हम शैक्षणिक गुणवत्ता जो बच्चों में जो होना है, जो उनकी जो बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो ज्ञान है, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में भविष्य में उन्हीं बच्चे एक आज नागरिक हैं, तो कल का नेता उन्हीं लोग बनेंगे, और पूरे राष्ट्र के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।